नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। कल रात को जब हम सब गहरी नींद में सो रहे थे, 1:05 से लेकर 1:30 तक भारतीय सेना ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार पूरा देश पिछले 15 दिनों से कर रहा था। जिस पहलगाम हमले में 26 बेकसूर लोगों की जानें गईं और उनके बाद लगातार रोते बिलखते परिजनों के जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही थी, पूरा देश एक स्वर में ये मांग कर रहा था कि आतंक के आकाओं को सबक सिखाया जाए और इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो फिर आगे ऐसी कोई हिम्मत ना कर पाए। लगातार सवाल सरकार से पूछे भी जा रहे थे कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है और आखिर इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार किया जा रहा है। लेकिन तमाम तरह की तैयारियां इस सब के बीच की जा रही थी और एक तरह से जब ये कहा गया कि मॉक ड्रिल की जाएगी आज के दिन और तमाम 244 ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया जहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी, वो दरअसल एक तरह से पाकिस्तान को भ्रमित करने के लिए भी एक मैसेज था कि पाकिस्तान को ये लगे कि भारत तो अभी मॉक ड्रिल के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है और एक तरह का ये मैसेज कि वो तो खुद शायद हमसे थोड़ा सा डरा हुआ है और इसीलिए मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहा है। भारत दूसरी तरफ अपनी तरह की, भारत की सेना जो है वो अपनी तरह दूसरी तरह की तैयारियां लगातार कर रही थी और चुन चुन कर 9 ठिकानों पर बमबारी की गई है। 24 मिसाइलें जो हैं वो दागी गई हैं और इस तरह से दागी गई हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है वो एक तरह से बौखला गया है, या मैं ये कहूँ इसको सही अल्फाज में कि जो आतंकियों के आका वहां पर बैठे हुए हैं वो दरअसल इससे पूरी तरीके से बौखला गए हैं। अगर हम गिनती की बात करें तो अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने खुद कबूला है कि 24 लोगों की जान गई है और उसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि आतंकी मसूद अजहर जो है उसके परिवार के 10 लोगों की जान गई है और 4 उसके बेहद करीबी हैं, यानी कि 14 लोगों की, 10 उसके परिवार के लोग और 4 उसके करीबी यानी कि करीबी आतंकी जो हैं उनकी इसमें जान गई है। और उसके बाद मसूद अजहर का ये कहना कि अच्छा होता कि मैं भी इसमें मर जाता, कहा तो ये जा रहा है कि रोते बिलखते हुए उसने इस बात को कहा है। जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा हो, इन सब के ठिकानों पर चुन चुन कर ये हमला जो है वो किया गया है और जब आज ब्रीफिंग की गई भारत की सेना की तरफ से तो साफ तौर पर यह कहा गया कि ना तो पाकिस्तान की आर्मी और ना ही सिविलियंस को किसी भी तरीके से निशाना बनाया गया है। सिर्फ 9 ऐसे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहां सीधे तौर पर जो आतंकवाद वहां पर पनप रहा है उसको जड़ से खत्म किया जाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस ऑपरेशन का नाम, अब तो आपको सबको पता है कि सिंदूर, इस ऑपरेशन का नाम रखने से लेकर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 महिला अधिकारियों को कर्नल सोफिया कुरैशी और इसके साथ साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो हैं उनको जिस तरह से सेंटर स्टेज दिया गया, उससे भी दुनिया को और पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज ये दिया गया है। एक तो ये विमेन एम्पावरमेंट की इससे बेहतरीन तस्वीर नहीं हो सकती थी और दूसरा ये कि आपने मजहब पूछकर उन बेकसूर लोगों की जान ली थी। उन्होंने ये बता दिया कि हम आपकी इस किसी भी मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे और इसीलिए सोफिया कुरैशी को सामने रखा गया। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की और ये बताया कि कैसे चुन चुन कर आतंकियों के ठिकानों को निस्त नाबूद किया गया है। सोफिया कुरैशी आज सुबह से ही, जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद से ही ट्रेंड कर रही हैं और लोग तारीफों की उनको लेकर ना सिर्फ उनको बात कर रहे हैं बल्कि सेना की भी इसको लेकर तारीफ की जा रही है कि सेना ने भी पाकिस्तान और पूरी दुनिया को एक कड़ा मैसेज दिया है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और आपको ये बताऊं कि अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो मैं ये आपको सुनवाना चाहूंगी सोफिया कुरैशी ने क्या कुछ सुबह को कहा। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनसे पाकिस्तान की सेना ने कोई भी आगे कदम उठाने के लिए फ्री हैंड मांगा है और ये बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने फ्री हैंड दे दिया है। ये भी थोड़ा हास्यास्पद इसलिए लगता है कि क्या वाकई में पाकिस्तान की सरकार इस स्थिति में है कि आर्मी उनसे परमिशन ले
क्योंकि वहां की जिस तरह की स्थिति है, वहां लोकतंत्र सिर्फ नाम का ही रह गया है और वहां पर सेना कैसे देश और सरकार और सब कुछ चला रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पोस्चरिंग जो है वो की जा रही है। ये भी आपको पता होगा कि लगातार मोर्टार जो है वो दागे गए हैं पुंछ, राजौरी और इस तरह के पूरे जो बॉर्डर से लगे हुए जो इलाके हैं उन सब में, जिसमें बेकसूर 10 सिविलियंस की हिंदुस्तान के उनकी जान चली गई है। तो पाकिस्तान पोस्चरिंग करने की कोशिश कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आर्मी को फ्री हैंड दे दिया गया है। ये आगे मामला इससे अब कैसे एस्केलेट होगा, ये मामला यही रुक जाएगा या अभी पिक्चर बाकी है या फिर अभी ये सिर्फ शुरुआत है, ये तमाम सवाल हैं जो हमारे जहन में हैं। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए सोफिया कुरैशी को, उन्होंने किस तरह से आज प्रेस ब्रीफिंग की तो अपनी बातों को मजबूती से रखा। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। तो आपने सुन लिया यहाँ पर सोफिया कुरैशी को, उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि कैसे आतंकी के ठिकानों को जो है वो निस्तनाबूद किया गया है। 3 दशक से वहां पर कैसे आतंकवाद फल फूल रहा है और इन तमाम आतंकी के ठिकानों को जो है वो 9 अलग अलग जगहों पर टारगेट करके ये हमला जो है वो किया गया है। मैं आपको बता दूं कि सुबह से क्या क्या हुआ है। सुबह से पहले भारतीय सेना की तरफ से इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसकी तस्वीर आप फिलहाल देख रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री ने इसको कैबिनेट की मीटिंग ली और उसमें कहा कि हमें गर्व है जिस तरह की कार्रवाई की गई है, पूरा देश हम देख रहा था हमारी तरफ, हमें तो ऐसा करना ही था। उसके बाद राष्ट्रपति से भी उन्होंने मुलाकात की, इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी उनको दी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने जो 9 बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की है। इसके अलावा कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और सरकार की तरफ से जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करेंगे राजनाथ सिंह। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी CWC की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है भारतीय सेना की तरफ से, इसको लेकर के आगे और क्या होने जा रहा है, इस सब को लेकर क्या किया जाए, इस सब पर भी CWC में जो है वो बातचीत की जा रही है। तो सुबह से भारत में भी देखें तो मीटिंग्स का दौर जो है वो चल रहा है, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा हुआ है। उसका ये कहना है कि अगर आगे भारत कोई हमला अगर नहीं करता है तो हम भी इसको यहीं पर रोकते हैं, ये कहा गया था। लेकिन फिर वो अपनी बात से पलटा और शहबाज शरीफ की बात जिस तरह से मैंने आपको बताई कि उन्होंने सेना ने उनसे परमिशन मांगी और उन्होंने खुली छूट जो है वो सेना को दे दी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ से क्या ये मामला आगे एस्केलेट होगा, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि हमारी सेनाएं इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आज भी उन्होंने ये बात कही और जिस तरह की जवाबी कार्रवाई की गई है उससे भी उन्होंने ये सीधे तौर पर बता दिया है। अलग अलग तरह के दावे जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भी किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो जो अपने नागरिक हैं उनको एक तरह से खुश करने की उसकी कोशिश और एक तरह से दुनिया में अपनी पोस्चरिंग करने की कोशिश, बताने की कोशिश कि हम भी किसी से कम नहीं है, ये इस तरह से वो कर रहा है। उसका ये कहना है कि सेना के प्रवक्ता है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उनका कहना है कि 5 भारतीय विमान जिसमें 3 राफेल, एक Su-30, एक MiG-29 इसमें शामिल हैं और एक हेरोन ड्रोन
ड्रोन जो है उसको उन्होंने मार गिराया है। ये रूटर्स और CNN पर ये खबर है और ये जो वहां के प्रवक्ता है सेना के जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने बयान दिया है। और इस तरह की तमाम खबरें आप पूरे सोशल मीडिया पर भी देखेंगे, जहां अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं, फेक खबरों का भी, फेक न्यूज का भी पूरा का पूरा एक दौर जो है वो चल पड़ा है। और आप ये देख रहे होंगे अगर आप एक्स पर हैं कि कैसे मोहम्मद जुबैर जो है ऑल्ट न्यूज के, वो लगातार इसको डिबंक करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनकी भी अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो इसको लेकर काफी तारीफ की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे पहले आतंकियों ने मजहब पूछकर उन 26 बेकसूर लोगों की जान ली और उसके बाद मजहब के नाम पर ही कैसे कश्मीरियों को या मुसलमानों को कुछ सिरफिरे लोग जो हैं वो टारगेट यहाँ पर देश में कर रहे थे। लेकिन आज सेना ने एक तरह से जो मैसेज दिया है वो पूरी तरीके से साफ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि विदेश सचिव की तरफ से जो बात कही गई, छोटी सी बाइट है, मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। उन्होंने इन तमाम चीजों को भी कि कैसे आप इस आतंकी हमले से देश में कम्युनल टेंशंस पैदा करना चाहते थे, उसको कैसे पूरी तरीके से नकारा है सरकार ने भी और इसके साथ साथ देश की जनता ने भी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए आप जरा उनको। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। The manner of the attack was also driven by an objective of provoking communal discord, both in Jammu and Kashmir and the rest of the nation. It is to the credit of the government and the people of India that these designs were foiled. तो आपने सुन लिया कि किस तरह से जो पूरा आतंकी हमला किया गया था वो क्या करने की कोशिश थी भारत में, लेकिन उसको पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे कि क्या हम ये मान लें कि पूरी तरीके से आतंक के जो ठिकाने थे उनको निस्तनाबूद कर दिया गया है, या फिर ये तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। क्या यहाँ से ये मामला एस्केलेट होगा? क्या भारत अब इस मामले को आगे बढ़ाएगा, या फिर अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से एस्केलेट नहीं करता है या कोई जिस तरह से उसकी तमाम हरकतें हम ये देख रहे हैं कि वो मासूम सिविलियंस को बॉर्डरिंग एरियाज में निशाना बना रहे हैं, अगर उसकी हरकतें जारी रहती हैं तो क्या इसका जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जाएगा? और पाकिस्तान के जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसको किस तरह से देखा जाए? भारतीय नागरिकों को अभी किस तरह से तैयार रहने की जरूरत है? और जो लगातार बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनसे जिस तरह से गृह मंत्री ने बातचीत की है, अलर्ट पर रखा गया है, बहुत सारे एक्शंस जो हैं लिए जा रहे हैं और लिए जाने अभी बाकी हैं, उन सबको कैसे देखा जाए? दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप दोनों मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ आप सिद्धार्थ शर्मा जी को देख सकते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जाना माना चेहरा है, अक्सर मेरे कार्यक्रम में आप उनको देखते हैं। सिद्धार्थ जी बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट और फॉरेन मामलों के जानकार अमरीश मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़ गए। अमरीश जी आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत सिद्धार्थ जी आपसे करना चाहूंगी, कल से लेकर आज तक, यानी कि कल 1:05 जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया, 1:1.5 तक ये चला और टारगेटेड हमले कर जिस तरह से आतंकी के ठिकानों को निस्त नाबूद कर दिया गया है, अब लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है सिद्धार्थ जी कि आगे क्या, कैसे देख रहे हैं आप इस मामलों को? और आपने पाकिस्तान से भी आए हुए जो बयान है उन सबको भी देखा होगा, दावे प्रतिदावे, फेक खबरें, पहले नकारना फिर एक्सेप्ट करना, इस सबको भी आप ये देख रहे होंगे। मैं कई वेबसाइट हिंदुस्तान की भी देख रही थी जिसमें दैनिक भास्कर से लेकर आज तक इन सब पर कहीं पर 90 बताया गया है कि आतंकी मारे गए हैं, कहीं पर 100 कहा गया है, लेकिन अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट जब तक नहीं आता है तो हम इस तरह के नंबर्स नहीं देंगे। लेकिन कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? जी, डीबी लाइव के दर्शकों को आज का विषय क्योंकि बहुत संजीदा और गंभीर है और लोगों की जान से संबंधित है, इसलिए इसे आराम से सिलसिलेवार तरीके से शांति से हम सबको समझना होगा। पहले जो हुआ उसे समझते हैं, फिर उसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। आज सुबह भारतीय थल सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने दुनिया को बताया कि भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए मासूमों को न्याय दिलाने के लिए कल रात आधा घंटा तक चले ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था।
अब इस कार्यक्रम में, इस कार्रवाई में पाकिस्तान स्थित 21 में से 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। कर्नल कुरैशी ने यह भी बताया कि पाकिस्तान के सैनिक या नागरिक संपत्ति को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई। अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश सचिव ने भी यह कहा कि पहलगाम हमले का उद्देश्य भारत में धार्मिक दंगे भड़काना था। तो ये तो हुए फैक्ट्स ऑफ द मैटर, यही चीज आज सुबह हुई है। तो अब जो कहा गया, जिसने कहा, जो लोग मौन हैं, उन सबका हम मतलब अब इसके बाद से निकाल सकते हैं। पहला तो ये कि इस ऑपरेशन की जानकारी या इस ऑपरेशन को अंजाम भारत की विधायिका ने नहीं, भारत की कार्यपालिका ने दिया है। 700 सांसदों की विधायिका भी इस विषय पर चुप है और सरकार चलाने वाले 240 सांसद भी इस विषय में मौन है। दूसरा ये कि न तो सरकार ने न ही सेना ने किसी देश के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात की। ये एक विशुद्ध आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई थी जो कि प्रोफेशनल्स ने हैंडल की, राजनेताओं ने नहीं हैंडल की। सरकार के 240 सांसदों की निजी राय कुछ भी हो, बयान कुछ भी हो, पर भारत सरकार इसे न ही हिंदुस्तान पाकिस्तान का रंग दे रही है और न ही हिंदू मुसलमान का रंग दे रही है। इसीलिए हम सबका और खास करके सरकार के समर्थकों को यह जान लेना चाहिए कि इस विषय में भारतीय सेना के आज के वक्तव्य से ज्यादा या कम कुछ भी बोलेंगे तो आप अपने रिस्क पर बोलेंगे, जिस पर भारत सरकार खुद हम पर भी कार्रवाई कर सकती है। सामान्य भाषा में कहें तो चाय से ज्यादा केतली गर्म नहीं हो सकती, सैनिक से ज्यादा हम नागरिक ज्यादा उछल नहीं सकते। अब आते हैं इस ऑपरेशन के सैनिक पहलू पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मानना है कि इस ऑपरेशन में ये ऑपरेशन भारतीय धरती से ही चला। इसमें फ्रांस के राफेल हवाई जहाज इस्तेमाल हुए, इसमें इजराइल के कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था, ब्रिटेन में निर्मित स्कैल्प क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था, फ्रांस में निर्मित हैमर प्रिसीजन बम का इस्तेमाल हुआ था और भारत में ही निर्मित अस्त्रा नाम के मिसाइल का उपयोग हुआ था। इन हथियारों के उपयोग से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। अब आते हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर की प्रतिक्रिया पर। मैं ताजा प्रतिक्रिया के बारे में बोल रहा हूं। इजराइल ने भारत का खुल के समर्थन किया है और तुर्की ने खुल के पाकिस्तान का समर्थन किया है। बाकी सभी देश या तो अभी तक चुप हैं या सभी पक्षों को संयम रखने की अपील कर रहे हैं। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चीन हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, सऊदी अरब हो, सारे मध्य पूर्व के देश हों, ये सभी कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को संयम रखना चाहिए। यहां तक कि पाकिस्तान सेना तक से भी अभी तक कोई बहुत उत्तेजक बयान या कार्रवाई की बात नहीं हुई है। यहां तक कि जैसे आपने कहा, वहां के रक्षा मंत्री यहां तक कह रहे हैं कि तनाव की स्थिति खत्म हो जानी चाहिए। तो सारांश ये निकलता है कि भारतीय सेना ने पहलगाम के अन्याय के बदले आतंकवादी ठिकानों पर न्याय की बारिश करके मामले को अपनी तरफ से खत्म घोषित कर दिया है। भारत सरकार का भी इतना ही मानना है, बाकी दुनिया भी शांति से चल रही है और हम सबको भी, हम लोगों को, आप लोगों को भी अब संयम से रहते हुए अपने अपने काम में वापस लग जाना चाहिए। इतनी ही बात है। जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है और बहुत ही कम अल्फाज में आपने अपनी बात को रखा है। अमरीश जी, आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, हम शुरू से ही हम सब लोग ये कह रहे हैं कि युद्ध तो कोई भी नहीं चाहता है और युद्ध किसी मसले का हल भी नहीं है। भारत सरकार ने भी कभी युद्ध लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया, भले ही हमारे जो भोजपुर टीवी चैनल्स है वो लगातार वॉर रूम बनाकर जो भी वो कर रहे हो, सुबह से भी आप ये देखिए वो जोर जोर से सायरन जो है वो बजा रहे हैं, चीख चीख कर उन्होंने अपना गला जो है वो बाहर निकाल रखा है। लेकिन जिस तरह से संयम बरतते हुए जो कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की गई और इसमें भारत सरकार ने भी जिस तरह से पूरा का पूरा सहयोग दिया, उनकी तरफ से भी कभी जंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो ये कहा गया कि हमने ना तो पाकिस्तान की आर्मी के किसी बेस को और ना ही किसी सिविलियन को निशाना बनाया, बल्कि हमारा टारगेट सिर्फ आतंकी थे, हमने चुनकर सिर्फ उनको ही निशाना बनाया। दूसरा मैसेज ये दिया गया कि आपने जो यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जो इसकी पूरी कोशिश थी उसको भी पूरी तरीके से निस्त नाबूद किया गया है और सोफिया कुरैशी को एक तरह से सेंटर स्टेज देकर ये बहुत कड़ा और बड़ा मैसेज जो है वो आज दिया गया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की वो कोई आम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी।
ऑपरेशन के नाम से लेकर महिलाओं को सेंटर स्टेज देने से लेकर दोनों महिलाएं अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई, ये बहुत बड़ा मैसेज दुनिया को, अपने देश को और पाकिस्तान को, सबको दिया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? ये देखिए, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो भारत सरकार ने आज जो अपना रुख दिखाया है, ये बड़ा फ्रेश है और ये एक तरीके से अगर ये कंटिन्यू होता है तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं क्यों ये कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, जो पूरा अभी का स्टैंड ऑफ है, चाहे वो मार्च में जो बलूचिस्तान वाली घटना है, जो बलूची लोगों ने जो कुछ पाकिस्तानी उनको 26 लोगों को मारा, फिर पहलगाम में यहाँ पर बिल्कुल निर्दोष लोगों को मारा गया। देखिए, उसके बीच में वो है जो असीम मुनीर, जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं, उनका बहुत ही आपत्तिजनक जो उनकी स्पीच थी, इसमें उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात की थी। टू नेशन थ्योरी इररिलेवेंट है आज के तारीख, जो होना था वो हो गया। आज उसके बारे में बात करना, हिंदू मुस्लिम की, हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, वो अलग राष्ट्र हैं, इस तरह की बातें जो हैं, ये अब देखिए, जो यहाँ भी ऐसी बातें करते थे हिंदुस्तान में, क्योंकि 1947 के पहले दोनों तरफ ऐसी बातें हुई, तो वो भी अब नहीं करते हैं। वो भी कह रहे हैं कि जो लोग करते थे उनसे हम बदल गए और उनकी बातों को हम माने, ये जरूरी नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो आज मैसेज दिया गया है सूफिया कुरैशी को आगे करके, उसके साथ व्योमिका सिंह भी उनके साथ थी, और जो फॉरेन जो हमारे सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने जो बातें कही, ये देखिए एक तरह से इंडिया की पोजिशनिंग है कि वो पाकिस्तान का जो एक रास्ता है कम्युनल, उसके बरखिलाफ वो एक सेकुलर रास्ते को प्रेफर करता है और सेकुलर रास्ते की वो वकालत करता है। और यहाँ पर उसने कहा कि भाई, हमने आतंकवाद पे हमला किया। आतंकवाद जो है वो जाहिर सी बात है, ये किसी मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता है, और यहाँ तक कि हमने देश से भी नहीं जोड़ा। अब इसके पीछे देखिए दूसरा जी बात क्या है, मैं आपको बताऊं, जो बिहाइंड द सीन क्या हुआ कि पहलगाम के बाद बहुत सारे ऐसे लोग जो बीच में, जो 2014 के बाद सरकार आई थी, थोड़ा मार्जिनलाइज कर दिए गए थे, वो सेंटर स्टेज में लाए गए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आलोक जोशी जो रॉ चीफ थे जब 2012 में, और मोदी सरकार जब आई है उसके बाद उनका टेन्योर खत्म हो गया। उसके बाद वो मतलब उदार किस्म के लिबरल व्यूज के वो जेएनयू की पढ़े। अब उनको देखिए थोड़ा सा इधर बीच में बिल्कुल आपने उनके बारे में नहीं सुनाई पड़ा। पहलगाम के तुरंत बाद जो नेशनल जो एनएसए की जो एडवाइजरी बोर्ड है, एनएसए ए बी, उसका उनको चेयरमैन बना आलोक जोशी जी। जैसे उनको चेयरमैन बनाया जिस दिन, ये मेरे ख्याल से 28 या 29 अप्रैल की बात है, उसी दिन मैंने लोगों से कहा था कि देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये एक सरकार एक उस रास्ते से, जिस रास्ते पे जाने के लिए लोग उकसा रहे थे, बहुत सारे राइट विंगर यूट्यूबर भी उकसा रहे थे, बहुत सारे जो गोदी मीडिया वो उकसा रही थी कि आर पार का उनका मतलब था हिंदू मुस्लिम, उनका और कोई मतलब नहीं था। उनका देश से या भारत देश अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर ये मतलब होता तो इस तरह की भड़काऊ वो बातें ही ना करते, क्योंकि वो एक्चुअल बहस करते और लोग और चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते। लेकिन वो यही चाहते थे, हिंदू मुस्लिम हो, हिंदू मुस्लिम हो, मतलब पाकिस्तान का जो ये असीम मुनीर की जो विचारधारा है उसी को लागू करना चाहते थे यहाँ के गोदी मीडिया चैनल और जो राइट विंगर यूट्यूबर्स है वो बहुत सारे। इस चीज को भारत सरकार ने समझ के इससे जो निकली है, ये देखिए एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब इसके बाद देखिए जो भी होगा, पाकिस्तान एस्केलेट करेगा, भारत उसका जवाब देगा, पाकिस्तान पीछे भी हटेगा, क्योंकि मेरी जो देखिए जानकारी, मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में फिर से ले चलता हूँ कि वहां पर देखिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि इजराइल ने क्या कहा, टर्की ने क्या कहा, महत्वपूर्ण ये है कि चाइना, रशिया, ईरान ने क्या कहा। अब आप देखिए, चाइना और रशिया, चाइना ने जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का सवाल उठाया था शुरू में पहलगाम अटैक के बाद कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे हम आंच नहीं आने देंगे, चाइना ने आज उसके मेंशन तक नहीं किया। इसका मतलब वो मानता है कि ये चाइना का ये मानना है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे कोई अटैक नहीं था। तो जो एक भारत सरकार मैसेज देना चाहती थी कि हमने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया है, हमने टेररिस्ट हाइड आउट्स पे किया है, ये मैसेज चाइना तक में गया।
उसके बाद रशिया का भी ऐसे ही सिमिलर, रशिया तो पहले भी कह चुका हम भारत के साथ है। और हमने कल के आपके प्रोग्राम में कहा था कि इस समय ग्लोबल लेवल पे भारत और ये रशिया और चाइना एक साथ है। और डर लोगों को यही था कि चाइना की रिएक्शन का, लेकिन देखिए चाइना और रशिया का एक साथ होना, फिर ईरान के मंत्री का पाकिस्तान जाना, फिर वापस जाना, और उसके बाद ये एक मैसेज जो इरानियन सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं, इसको लेके कोई भड़काऊ बात नहीं, इसको लेके सिंपल जी फैक्ट जो है वही सर्कुलेट किए जा रहे हैं। तो इसको कल बिल्कुल बात अमरीश जी, हमने कही। एक ही बात मैं यहाँ पर रखना चाह रही थी जी, आपके पास मैं लौट रही हूँ, आप भी जवाब दीजिएगा इस बात का, और अपने दर्शकों के लिए मैं यहाँ रख दूं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो आपसे कुछ देर पहले बोला था, उन्होंने कहा कि हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। अगर भारत पीछे हटने के लिए तैयार है तो हम भी कदम नहीं उठाएंगे। पाकिस्तान, इससे ये पूरी तरीके से मैसेज है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से एक तरह से ये शांति का प्रस्ताव जो है रख रहा है और तनाव को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वो कर रहा है। इसको आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं, वो तैयार नहीं है इसके लिए, उसकी जो माली हालत है और उसमें वो ये इस तरह के स्टेप्स ले ही नहीं सकता है, और दूसरा ये आप देख सकते हैं कि वो एक तरह से जिस तरह के टारगेटेड हमले किए गए हैं उससे एक तरह से डरा हुआ है। भले ही उसने इसको इंटरनेशनल मामला बनाया हो, कुछ मुल्कों से उसको उसने किसी तरह की हेल्प उसको मिल रही हो, या एक तरह से हम कहते हैं डिप्लोमेटिक तरीके से, लेकिन अगर उसको ये लग रहा होता कि जमीन पर वो हमारे लिए लड़ भी सकते हैं तो शायद इतनी जल्दी वो सरेंडर नहीं करता। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरा हुआ है ये पिछले 2-3 दिन का डेवलपमेंट है, और ये कल से शुरू हो गया था, लेकिन इसका आज आप रिजल्ट देखिए। पाकिस्तान एक्चुअली जो उम्मीद कर रहा था, देखिए टर्की, फिर मैं कहूंगा टर्की जो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है चाइना। चाइना की जो उम्मीद पाकिस्तान को थी कि चाइना ने स्ट्रांग बयान भी दिया था, सब कुछ था, लेकिन जो रशिया का जिस दिन रशिया ने इंटरवीन किया, मैंने कल आपके प्रोग्राम पे कह दिया था कि लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि रशिया और चाइना एक है, और रशिया के इंटरवेंशन में एक प्रो इंडियन स्लांट था, और वो प्रो इंडियन स्लांट चाइना को भी मैसेज गया, और उसके बाद आज आप देखिए तो चाइना भी पूरी तरीके से उसने सॉवरेनिटी का सवाल ही नहीं उठाया किसी भी तरीके से। ये कितनी बड़ी बात है। इसके पीछे एक और अदृश्य ताकत है जिसका नाम ईरान है, और ये को लोग समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए ईरान की जो पूरी पोजीशन, जो उसने जो एक प्लान रखा रचा और चाइना और सबके सामने कि भाई इस समय अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो कोई भी जो इस समय मेन एरिना जो यूक्रेन है या फिलिस्तीन है वो प्रभावित होगा, और इससे इजराइल और अमेरिका को फायदा होगा। तो ये सबसे अच्छा ये है कि अगर भारत एक सेकुलर मैसेज दे, अपना वो कार्रवाई भी करे, एक सेकुलर मैसेज दे और हिंदू मुस्लिम इसको ना होने दे। अब ये मैसेज भारत सरकार को इनडायरेक्टली दिया गया। अब ये तो देखिए सामने तो आएगा नहीं, ये तो इनडायरेक्टली दिया गया। रशिया ने भी दिया इसको, और ईरान ने भी दिया, ईरान के बैक चैनल बातचीत भारत से चली रही थी। ये जो सारी चीजें हैं इसको भारत सरकार का समझना और भारत सरकार का एक तरीके से तरजीह देना, मतलब एक जो सेकुलर एजेंडा आप उसको कह लीजिए, उसको आप सेकुलर ना भी कहिए, पंथ निरपेक्ष कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि हम देखिए एक टॉयलेट एक यूनिटी के साथ है। और चाइना को जो एम्बेरसमेंट हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना को जो एम्बेरसमेंट हुआ, वो जो असीम मुनीर का जो स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात कर दी थी। चाइना बेसिकली कम्युनिस्ट कंट्री है, उसकी आइडियोलॉजी सेकुलर है, वो इस तरह की चीज को बहुत, ठीक है अपने सामरिक इंटरेस्ट में कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो आइडियोलॉजिकल इश्यूज पे वो इस तरह की बात नहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। और ये मुद्दा 2-3 जगह रशिया ने उठाया। तो अब आप देखिए ये जो पूरा है, ये जो बैलेंस शिफ्ट हुआ है इंडिया के फेवर में, वो शिफ्ट हुआ है क्योंकि इंडिया ने एक ऐसा मैसेज दिया जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो फॉलो नहीं कर रहा था। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एक दिशा में जा रही थी, जो मैसेज दिया गया है वो बिल्कुल अलग दिया गया। तो अब ये भारत पे, ये जो भारत की सरकार है, इस पे लाजिम है कि ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी ये उसी तरह का मैसेज दे और वैसे ही माहौल बने। बिल्कुल, और ये इस वक्त की ये खबर ये आ रही है कि एनएसए अजीत डोभाल जो हैं
उन्होंने यूएस, ब्रिटेन और सऊदी समेत कई देशों से उन्होंने बातचीत की है। ऐसे वक्त में जब शहबाज शरीफ का ये बयान आया कि सेना को उन्होंने छूट दे दी है, सेना ने उनसे बात की है, तो एनएसए की तरफ से ये कहा गया, जी डोभाल की तरफ से, कि तनाव बढ़ाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन भारत की तरफ से भी कह दिया गया है कि भाई हमें जो ऑपरेशन करना था, आतंकी ठिकानों को जो निस्तनाबूद हमें करना था, हमने वो कर दिया है। इसको आगे एस्केलेट करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। सिद्धार्थ जी, कैसे इसको देखा जाए? मैं लौट रही हूँ अमरीश जी आपके पास। जी, जब आप आज सुबह सोफिया कुरैशी जी का स्टेटमेंट में बिल्कुल स्पष्ट था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कल रात में हमने कर दिया था। आप अगर फिर से उसको प्ले कीजिएगा तो सुनिएगा, उसमें उन्होंने था शब्द का इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है कि भारत के अनुसार, भारतीय सेना के अनुसार एक ऑपरेशन था और वो ऑपरेशन समाप्त हो गया। इसका मतलब भारत इस चीज को एस्केलेट नहीं कर रहा है। दूसरी बात, जैसे अमरीश जी ने बहुत अच्छे से समझा दी, अब ये समझ में आ रहा है कि दुनिया भर से भी कहीं पर भी इसको ये स्थिति अब बिगड़ती हुई नहीं दिख रही है। ये चीज शुरू होने से पहले ही भारत के पक्ष में समाप्त होती हुई दिख रही है। उसका कारण ये है कि मेरे ख्याल से, जैसे अमरीश जी ने कहा, बीजेपी के बयान और भारत सरकार की नीति अब अलग होती हुई दिख रही है। बीजेपी के एक बयानवीर होते हैं, वो कुछ भी बयान दें, लेकिन भारत सरकार की नीति और बीजेपी के बयान दोनों में अब काफी अंतर दिख रहा है। क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तानी व्यवस्था अपने आप में सांप्रदायिक है। अब उसे अगर आपको हराना है तो उसी का जेरोक्स करेंगे, तब तो असफल हो जाएंगे। पाकिस्तान अगर सांप्रदायिक व्यवस्था में जी रहा है तो उसी के जेरोक्स से हम अगर उसकी लड़ाई करना चाहेंगे तब तो हम हार जाएंगे। सांप्रदायिकता को हराना है तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, यूनिवर्सल होना पड़ेगा, सार्वभौमिक भौमिक होना पड़ेगा। इसीलिए भारत सरकार ने बहुत सोच समझ के आज जो भी बयान निकले हैं वो भारत के राजनेताओं से नहीं निकले हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, भारत की विधायिका बिल्कुल मौन है, 240 सरकार के सांसद भी मौन हैं और 700 भारत के चुने हुए एमपी भी मौन हैं। ये पूरा का पूरा अंजाम दिया जा रहा है कार्यपालिका द्वारा। वो कार्यपालिका चाहे सेना हो चाहे विदेश सचिव हो, मतलब प्रोफेशनल्स इस चीज को हैंडल कर रहे हैं, राजनेता हैंडल नहीं कर रहे हैं, कोई बयानवीर नहीं बन रहा है। ये बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर चल रहा है। भारत सरकार वही कर रही है, भारत सरकार अब वही कर रही है जो उनके प्रोफेशनल्स उनको कह रहे हैं। अब ये भाजपा के समर्थकों को सोचना है कि उनको भारत सरकार के साथ चलना है या अपनी पुरानी विचारधारा के अनुसार चलना है। ये बिल्कुल अब स्पष्ट है। आज जैसे बहुत आसान है ना कि भारत ने अगर कल रात में पाकिस्तान के कुछ ठिकानों पर आतंकवादी, क्या कहते हैं, ठिकानों पर अगर उनको नेस्तनाबूद किया था, तो हमारे देश में तो रात में 8 बजे बड़े बड़े लोग टीवी पर आ ही जाते हैं, राजनेता कुछ ना कुछ घोषणा करने के लिए। आज सुबह भी वो आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आए और उन्होंने उसके बदले प्रोफेशनल्स को इसको हैंडल करने दिया। इसका मतलब ही है कि भारत ने इस चीज को बहुत संजीदगी से, बहुत गंभीरता से लिया है। भारत ये स्पष्ट मान रहा है कि ये केवल और केवल आतंकवाद के विरुद्ध एक विशुद्ध कार्रवाई है। सिंपल में है, आतंकवाद के विरुद्ध विशुद्ध कार्रवाई है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, किसी दूसरे को इसमें मिलाने की कवायद नहीं है। इसमें न तो हिंदुस्तान पाकिस्तान है और न ही हिंदू मुसलमान है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और मेरे ख्याल से क्योंकि भारत ने इसको बहुत प्रोफेशनली हैंडल किया है, इसीलिए जैसे अमरीश जी ने कहा कि दुनिया भर से कहीं से भी न तो भारत के इस कार्रवाई की आलोचना हो रही है और न ही पाकिस्तान के पक्ष में कोई खड़ा होता हुआ दिख रहा है। हालांकि जैसे हमने कहा, वो दो देश, क्योंकि वो डाटा बता रहा है इसलिए हम बता रहे हैं कि तुर्की ने खुल के पाकिस्तान के साथ, तुर्की आ गया है और इजराइल खुल के भारत के पक्ष में आया है। लेकिन जैसे अमरीश जी ने कहा, एकदम रशिया भी बिल्कुल शांत है, बिल्कुल पूरी तरह से शांत ईरान भी है, अमेरिका भी बिल्कुल शांत है, चीन भी बिल्कुल शांत है। इसीलिए मेरा यह मानना है, फिर वही सारांश है कि भारतीय सेना ने पहलगाम के अन्याय के बदले आतंकवादी ठिकानों पर कल रात में न्याय की बारिश कर दी और मामले को खत्म मान लिया। अब भारत सरकार का भी जब इतना ही मानना है और बाकी दुनिया भी शांति से चल रही है, तो हम सबको भी एकदम संयम से रहना चाहिए और अपने अपने काम में लग जाना चाहिए। बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है कि खास करके पहलगाम के बाद और पिछले 10 दिनों में
कि बीजेपी के व्यक्ति, बीजेपी के समर्थक या बीजेपी से चुने हुए सांसदों की निजी राय कुछ भी हो, लेकिन भारत सरकार की नीति अलग है। भारत सरकार की नीति इस चीज को सीधे और सीधे विशुद्ध आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई मान रही है, बस उतना ही कर रही है। ये बिल्कुल प्रोफेशनली हैंडल सिद्धार्थ जी, हो रहा है। लेकिन लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो फिर क्या? तो ये मामला तो फिर एस्केलेट ही होता रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, पाकिस्तान को रिटेलिएट करने का बहाना क्या है? भारत ने ये नहीं ना कहा कि हमने पाकिस्तान पे हमला किया। भारत ने न तो नागरिक ठिकानों पर हमला किया और न ही उनके सैन्य ठिकानों पर हमला किया। हमने तो कहा कि हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान को अगर जवाब देना है तो भारत के किस ठिकाने पर वो हमला कर सकता है? क्योंकि भारत ने जो किया वही जवाब देगा ना। ऐसी चीज तो पाकिस्तान कर नहीं सकता कि भारत जब कह रहा है कि हम तो नागरिकों पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम तो सैनिक अड्डों पर हमला नहीं कर रहे हैं, तो पाकिस्तान हमारे सैनिक हम अड्डों पर कैसे हमला कर देगा? सबसे बड़ी बात यही, इसीलिए मैंने कहा कि ये चीज प्रोफेशनली हैंडल हुई है और कहीं पर भारत के राजनेताओं ने बयानवीरगिरी नहीं दिखाई। इसको न तो हिंदुस्तान पाकिस्तान किया, न तो हिंदू मुसलमान किया। इसको विशुद्ध आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई की। अब पाकिस्तान को भी अगर जवाब देना है तो विशुद्ध मतलब कार्रवाई कैसे करेगा? आप ही बताइए। पाकिस्तान के पास विकल्प बहुत कम बच जाते हैं ना, इसीलिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान की रक्षा मंत्री सिद्धार्थ जी, लेकिन पाकिस्तान तो लगातार ये कह रहा है कि उसके सिविलियंस को टारगेट किया गया है। वो कह रहा है कि 3 साल की बच्ची है। वो तो इस तरह के तमाम दावे अपनी तरफ से कर रहा है ना। वो तो ये कह रहा है कि हमारी जमीन आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ही नहीं होती है, और वो इस बात को जब मानेगा तभी तो कहेगा कि वो आतंक के ठिकानों पर हमला हुआ है। जब आप ये देखें कि मौलाना जो मसूद अजहर है, उसके परिवार वाले वो 10 लोग और 4 उसके क्लोज एड जो है वो जब मारे जाते हैं, तो जब उनका जनाजा निकलता है तो देखा हमने वो तस्वीरें सामने आई जहां पर सेना तक वहां पर शामिल है, पुलिस भी है, और बाकायदा तौर पर कैसे वहां पर मातम हो रहा है। तो जब वो मानेगा ही नहीं तो फिर ये सवाल आगे यही उठ रहा है फिर। तो मौलाना मसूद अजहर का रोना ये बताता है पूरी दुनिया को, क्योंकि मौलाना मसूद अजहर को सिर्फ भारत ने आतंकवादी नहीं घोषित किया है, पूरी दुनिया ने आतंकवादी घोषित किया है। वो खुद अगर रो रहा है और कह रहा है कि मेरे लोग मारे गए हैं, इसका मतलब भारत का ये तथ्य कि हमने नागरिकों पर हमला नहीं किया, हमने आतंकवाद के ठिकानों पर हमला किया, वो सत्यापित हो जाता है, वो प्रमाणित हो जाता है। ऐसे में आतंकवाद के विरुद्ध तो पूरी दुनिया है। तो आतंकवाद के विरुद्ध तो अमेरिका भी खड़ा हुआ था, आतंकवाद के विरुद्ध तो इंग्लैंड भी खड़ा है, आतंकवाद के विरुद्ध तो पूरी संयुक्त राष्ट्र भी खड़ा है। तो जब, इसीलिए मैंने कहा है कि भारत की सेना ने बहुत ढंग से इस चीज को प्रोफेशनली हैंडल किया है। पाकिस्तान के पास, इसीलिए भले आप सोशल मीडिया पर कुछ भी बताइए, लेकिन अगर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह आधिकारिक बयान है कि हम तनाव कम करना चाहते हैं, इसका मतलब ही है कि पाकिस्तान के पास इस विषय में जवाब देने के विकल्प अब बहुत कम बच गए हैं। अगर उसके पास कुछ विकल्प है तो पाकिस्तान को ही इस संकट को और गहराना पड़ेगा। भारत ने तो अपनी तरफ से इस मामले को समाप्त कर दिया। भारत की सेना ने कह दिया कि कल ऑपरेशन सिंदूर था। उसने ये नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उसने तो कह दिया कि हमने न्याय दे दिया, बात खत्म हो गई। आतंकवादियों ने जो पहलगाम में हमारे ऊपर अन्याय किया था, उसको, उन लोगों को हमने न्याय की वर्षा उनके ऊपर कर दी। भारत ने अपनी ओर से क्योंकि विषय को समाप्त कर दिया है, इसीलिए पाकिस्तान अगर इस चीज का जवाब देता है तो इसका मतलब पाकिस्तान खुद एक नई शुरुआत कर रहा है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के विकल्प काफी कम हैं, और इस चीज में भारतीय सेना को, खास करके भारत की पूरी कार्यपालिका को, सेना भी उसमें है और आपके विदेश मंत्रालय भी है, क्योंकि यही 2 लोग आज सामने आए थे, कोई राजनीतिक बयानवीर सामने नहीं आया। अच्छी बात है। इसका मतलब भारत की कार्यपालिका ने इस आज के कल के विषय को बहुत संजीदगी से, बहुत प्रोफेशनली हैंडल किया है, और वो इसके लिए पूरे के पूरे उनको कांग्रेचुलेशन कहिए, वो शुभकामना के पात्र हैं कि इस विषय को बढ़ने नहीं दिया। इस विषय को तुरंत 25 मिनट के अंदर शुरू भी किया और 25 मिनट के बाद खत्म भी कर दिया, ताकि ये विषय बढ़े ही नहीं। तो मेरे ख्याल से ये विषय, इसलिए फिर से मेरा कहना है कि भारत सरकार भी जब इतना ही मान रही है और बाकी दुनिया भी शांति से ही चल रही है, तो हम सबको भी अब संयम रखना चाहिए और अपने अपने काम में वापस लग जाना चाहिए। बिल्कुल, एकदम आपने सही कहा, और यही अप्रोच जो है वो होनी चाहिए। मैं आपको ये बता दूं, अमरीश जी आपके पास में आ रही हूँ, कि अजीत डोभाल ने क्या कहा है। एनएसए अजीत डोभाल ने अलग अलग देशों के समकक्षों से तो उन्होंने बात की ही,
लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हमें आगे तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान तनाव बढ़ाने का फैसला करता है तो भारत मजबूती से जवाब देने के लिए तैयार है। यानी कि वही हम कहें कि एक अलर्ट मोड पर ऑब्वियसली भारत की सेना रहेगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की कोई हिमाकत करता है, अगर कोई अहमकाना वो हरकत करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जवाब उसको फिर से दिया जाएगा। जैसे पहलगांव के बाद उसको जवाब दिया गया था, जैसे उरी के बाद, पुलवामा के बाद जवाब दिया गया था, वैसे ही उसे फिर से जवाब दिया जाएगा। ये साफ तौर पर भारतीय सेना और एनएसए जो है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए अमरीश जी के एक कड़ा मैसेज तो चला गया है, और अगर रक्षा मंत्री ये कहें कि भाई हमारा भी कोई इरादा नहीं है आगे एस्केलेट करने का, तो क्या ये माना जाए कि दिस इज डन एंड डस्टेड, या आगे कुछ और आप देखते हैं? आप जवाब दीजिए, फिर उसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग खत्म हो चुकी है, उसके बाद उन्होंने मीडिया को मुखातिब किया है, वो हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे आपके जवाब के बाद। नहीं, आपने कहा इट इज डन डस्टेड एंड बस्टेड। ये जो एक पूरी एक सिचुएशन बनी है इस समय, वो ये बनी है कि आउट मैनूवर इंडिया ने, क्योंकि जो सरदार जी भी कह रहे थे, जो प्रोफेशनल फोर्सेस इंडिया में, उनके हाथ में जब कमान आई, उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया पूरे नेशनल सिक्योरिटी एनएसए का ऑफिस, इसमें पूरा रिवैम्प हुआ जैसे मैंने बताया आपको। उसमें नए जो ऐसे लोग थे जिनको पीछे कर दिया गया था, उनको सामने लाया गया, और उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया है, उससे बहुत ही क्लियर कट मैसेज ही नहीं किया, आउट मैनूवर हो गया पाकिस्तान। इस समय देखिए आउट मैनूवर्ड है। चाइना का जो फैक्टर है वो बुरी तरह से, अच्छा अब मैं क्या इसमें डीप में जाऊं, लेकिन मैं बताऊं आपको कि जो कुछ इस तरह के लेफ्ट ओरिएंटेड जो लोग रहे हैं इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में, इधर वो सामने लाए गए, और चाइना के साथ उनका दूसरी तरह का एक आइडियोलॉजिकल एक रिश्ता भी है, और ये चीज चाइना को कम्युनिकेट करी गई कि भाई देखो ये बात है, हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं और इस पे आप अग्री करते हैं कि नहीं। और चाइना at the end of the day it's an ideological state, और वो इस चीज को समझता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये देखिए इसके पीछे बहुत काम हुआ है, बहुत मेहनत हुई है, ऐसे लोगों की मेहनत हुई है जो जिनको कॉर्नर कर दिया गया, तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए, और ये आपके दर्शकों को मैं बार बार कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों की मेहनत जिनको पिछले 10 सालों में मार्जिनलाइज करने की कोशिश की गई थी, उनकी मेहनत, उनको जो सामने लाया गया। और ये स्थिति आ गई है कि पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर ने जब ये कह दिया कि अगर भारत एस्केलेट नहीं करेगा तो हम एस्केलेट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो इनेविटेबल है उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके आगे पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान, अच्छा अब आप ये जो न्यूज फैल रही है कि भारत के जेट्स गिरा दिए, आपको पुलवामा याद होगा, तो अभिनंदन का जेट गिरा था, तो वो एक पायलट दिखा था ना। अब अगर ये 5 जेट की बात कर रहे हैं, और उसमें चलिए एक ड्रोन मान लेते हैं, 4 जेट हैं उसमें, राफेल कह रहे हैं और सुखाई मतलब ये मिराज कह रहे हैं, अब उनके पायलट्स का क्या हुआ? अगर उनको मारा गया, तो ऐसा तो नहीं है अनमैन्ड थे वो, यूएवी तो एक ही यूज हुई थी, ड्रोन जिसको आप कह रहे हैं कि हमने मार गिराया, बाकी 4 जेट, तो उनके पायलट कहाँ हैं? उनके पायलट्स का कुछ पता है? यही तो मैं कह रहा हूँ। देखो पिछली बार देखिए अभिनंदन दिख गए थे ना कि हाँ वहां पर गए, वो इस बार तो कोई पायलट नहीं दिख रहा। इसीलिए ये बातें जो हैं, ये एक नी जर्क रिएक्शन और पाकिस्तान का ये हमको दिखाई पड़ रहा है कि जो सिविलियन रूल से जो वो मिलिट्री रूल की तरफ आया है, उसमें कितनी क्षति पाकिस्तान को हुई। और यहां तक मैं आपको बता दूं, आई वाज सरप्राइज कि बहुत सारे जो तहरीके इंसाफ के जो हैंडल सोशल मीडिया पे हैं इमरान खान की पार्टी के, वो खुलेआम कह रहे थे कि इमरान खान को रिहा करो तब हम साथ देंगे तुम्हारा। वो भारत के नैरेटिव को अपहोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर सिचुएशन आ गई। अब आप बताइए। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, आपने बहुत सारी बातें और फैक्चुअल बातें यहाँ पर रखी हैं। ये लोग देख रहे थे, खासतौर पर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, जो फेक एक तरह से अभी पूरी तरीके से कर दिया, वो साफ तौर पर ये दिख रहा है कि एक तरह से अपने आप को अपनी फेस सेविंग के लिए ये सब कुछ इस तरह के दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं उन्हें इस तरह की बाइट्स जो हैं
वो देखकर अपनी फेस सेविंग करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान सरकार करने की यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आऊं लास्ट कमेंट्स के लिए। इससे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद। सुनिए आप जरा उनका क्या कहना है। आज हमने वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाई थी इसीलिए कि ये जो हमारे देश में घटना घटी है और जो सरकार कदम उठा रही है और उसी के साथ हमारे भारतीय सशस्त्र बलों पर भी हम गर्व करते हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साफ तौर पर सशस्त्र बलों और सरकार के साथ एकजुटता से खड़े होकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया था। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध भारत की राष्ट्रीय नीति बहुत स्पष्ट और अडिग है। तो आप यहाँ पर सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को और शुरू से आप ये देख ही रहे हैं कि विपक्ष का किस तरह का पूरा रवैया रहा है। उसने कोई इफ एंड बट किए ये कहा कि हमारी अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो भारत सरकार को है, वो जो कदम उठाएगी हम उसके साथ हैं। और आज उन्होंने जो जाबाज हमारे भारतीय सेना है उसकी तारीफ की है, भारत के कदम की भी तारीफ की है और लगातार वो बिना किसी राजनीति किए हुए वो इस तरह की शुरू से ही चाहे राहुल गांधी हो मल्लिकार्जुन खड़गे हो इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि बीजेपी के कुछ नेता कैसे इस पर भी ओछी राजनीति करते हुए नजर आए, कैसे इनको पाकिस्तान परस्त, आतंकवाद पर परस्त ये सब भी बताया गया, वो सब भी उस तरह की सियासत भी हमने देखी। खैर आज का वो दिन नहीं है इन सब बातों का, क्योंकि आज का दिन है हमारी जो भारतीय सेना है उसके शौर्य को एक तरह से शोकेस जो उसने किया है उसको एक तरह से सेलिब्रेट, अगर आप शब्द का इस्तेमाल ना करें लेकिन पीठ थपथपाने का वक्त तो जरूरी है, क्योंकि एक देश तभी अपने आप को महफूज तभी महसूस करता है जब उसकी सेनाएं मजबूत होती हैं और उन्हें कोई भी कदम उठाने की पूरी आजादी सब कुछ देखते भालते होती है, किसी राजनीति से प्रेरित ना होकर बल्कि वो अपने ही किस तरह से अक्ल का सलाहियतों का इस्तेमाल करके जो चीजें करते हैं वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। वो हमें दिखा भी है। सिद्धार्थ जी अग्री करेंगे कि क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि राजनीति से प्रेरित होकर भी बहुत सारी चीजें की जाती हैं या फिर प्रेशर डालकर करवाई जाती हैं, लेकिन इस बार क्या ऐसा कुछ हमने देखा नहीं। लग रहा है कि बहुत फूक फूक कर बहुत संयमता से कदम रखा गया है और जिन नेता की बात आप बार बार कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, सबको पता है किसकी बात की जा रही है, उन्होंने भी कह सकते हैं बहुत ठंडा करके अपने आप को रखा हुआ है। आज मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है कि एक कहावत है, नीम हकीम खतरे जान, और जान बचाना है तो अच्छे डॉक्टर से बचे जान। नीम हकीम से खतरे जान और अच्छे डॉक्टर से बचे जान। तो भारतीय सेना और कार्यपालिका को बहुत बहुत बधाई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने बता दिया है कि समस्या का समाधान बोल बचन में नहीं होता है, समाधान प्रोफेशनली व्यावसायिक ढंग से बिल्कुल ठंडे दिमाग से एक्सपर्ट्स के द्वारा ही संभव है। और ऑपरेशन सिंदूर ने कल ये बता दिया कि भारत ने, क्योंकि ये पूरे मामले को जो इस विषय को जानता है, जो इस विषय पर गंभीरता से जान रहा है, जो चुनाव भले लड़के जीत के नहीं आया है, भले वो टीवी पर लाखों लोगों के सामने वो भाषण नहीं देता है, वो कोई राजनीतिक रैली नहीं करता है,
लेकिन भारत की कार्यपालिका और सेना, जो सेना है, ये दोनों कार्यपालिका है, ये लोग जीवन भर उसी की पढ़ाई किए हुए रहते हैं। कोई सैनिक है तो वो बचपन से सेना का अभ्यास किए हुए है। अगर विदेश सचिव है कार्यपालिका में, तो बचपन से ही कितने सालों से उसको विदेश नीति और कूटनीति का अनुभव है। मैं अगर मान लीजिए चुनाव जीत के आ भी गया हूं, तो 5 साल पहले ही तो चुनाव जीता हूं, मुझे कूटनीति का तो ज्ञान नहीं होगा, मुझे सेना का तो ज्ञान नहीं होगा। तो भारत ने बहुत अच्छा किया कि इस पूरे मामले को एक्सपर्ट्स के हाथ में दिया। एक्सपर्ट्स कार्यपालिका है, सेना और विदेश मंत्रालय ने इस चीज को जिस ढंग से प्रोफेशनली हैंडल किया कि इस चीज को कहीं पर भी न तो भारत पाकिस्तान होने दिया, न ही हिंदू मुसलमान होने दिया। ये केवल विशुद्ध आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई थी और वो समाप्त हो गई है। भारत का कहना है कि वो समाप्त हो गई है। क्योंकि वो समाप्त हो गई है, इसीलिए किसी को भी इसको फिर से शुरू करना, एक बंद किताब को फिर से खोलना, किसी के लिए भी मुश्किल होगा। मेरे ख्याल से विषय समाप्त हो चुका है। बिल्कुल, आपने एकदम सही बात की कि जो मैंने कहा कि इट्स डन एंड डस्टेड, इसको ना इस पर बहुत ज्यादा अब शोर शराबा करने की जरूरत है। जो कार्रवाई थी सेना ने की, संयमता बरतते हुए अपनी पूरी तैयारी के साथ आतंकी ठिकानों को, आतंक को निस्तनाबूद करने के लिए, किसी देश के खिलाफ नहीं थी ये, किसी देश के नागरिकों के खिलाफ नहीं थी ये सीधे तौर पर सिर्फ आतंक के खिलाफ थी और उसी को ठिकाने पर सीधे तौर पर उन्होंने टारगेट किया है। लास्ट कमेंट 30 सेकेंड अमरीश जी, फिर मैं कार्यक्रम को समाप्त करूंगी। नहीं, यही है बात कि देखिए दुनिया में इस समय बड़े अभूतपूर्व मतलब डेवलपमेंट हो रहे हैं। अब देखिए यमन जैसे देश से अमेरिका भी लड़ रहा था, इजराइल भी लड़ रहा था, यमन गाजा के साथ था। कल की परिघटना यह है कि अमेरिका ने यमन से समझौता कर लिया, इजराइल को डिच कर दिया। अब आप देखिए ये जो सारी चीजें हो रही, ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि दुनिया में एक रियलाइजेशन बन रहा है कि जो अमेरिका इजराइल का रास्ता था, जो साम्राज्यवादी रास्ता है या जुल्म का रास्ता है, इससे चीजें हल नहीं हो सकती। और उसी में सांप्रदायिकता आ जाती है कि सांप्रदायिक जो विचारधारा है, फर्क करना है इंसान में हर तरह से, हर लिहाज से, वो सारी जो विचारधाराएं हैं, प्लस जो ऐसी पॉलिटिक्स है जो स्ट्रॉन्ग जो है वीक को दबाता है, ये इससे पूरा एक शिफ्ट हो रहा है ग्लोबल लेवल पे। और भारत में ये बड़ा संयोग है, ये बड़ा ही, और जैसे मैंने बताया कि ये भारत का एक अद्भुत, एक अंदर एक उसकी चीज है स्पिरिचुअल, जिसपे कभी बात होगी आगे, कि वो वहां पर सही समय में सही लोग सामने आ जाते हैं। अब ये चीज कैसे, और यही चीज हुई है, सही समय पे सही लोग सामने आए, उन्होंने सही रास्ता दिखा दिया। जी बिल्कुल, सही रास्ता दिखा दिया और उसका नतीजा हमारे सामने है। और जाहिर सी बात है, एक नागरिक के तौर पर हम सब के लिए ये फख्र की बात तो है ही कि जो जिन 26 बेकसूर लोगों की जान गई थी, जिनको टारगेट किया गया था, टारगेट किलिंग जो है वो की गई थी, भारत ने भी बिल्कुल, भारतीय सेना ने भी उसी तरीके से टारगेट करके और सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा। 9 जो आतंकी ठिकाने थे उनको निस्तनाबूद कर दिया। और साफ तौर पर हमने देखा कि मसूद अजहर जो है उसके रोते हुए जो उसने अपनी बातों को कहा है, उससे आप साफ समझिए कि टारगेट कितना सही और सटीक हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए, सिद्धार्थ जी और अमरीश जी। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।